हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी TRE 3 या बिहार बीपीएससी के जो एग्जाम्स होने वाले टीचर्स एग्जामिनेशंस के लिए, उसमें आने वाले हिंदी के जो मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसको बीपीएससी TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में पूछा गया है। और भविष्य में यही क्वेश्चंस रिपीट किए जाएंगे, चाहे आप किसी भी तरीके से कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, लेकिन इन्हीं सभी चीज़ों में से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए वहाँ एग्जाम्स में मिलेंगे। तो आज ये सेट नंबर 2 होगा और सेट नंबर 2 के बाद कल सेट नंबर 3 आएगा। यानी यहाँ से लगातार हिंदी और बाद में चल करके हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला करके क्वेश्चन हमारे इस चैनल पर आते रहेंगे और प्रत्येक दिन 8 बजे शाम को आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। तो आज का ये दूसरा सेट है, इसमें भी 50 क्वेश्चन होगा। ये शुरुआत करते हैं। यदि आपको आंसर मालूम है तो आंसर कमेंट भी करते चलिएगा। और पहला प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? तो खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो सही आंसर हो जाएगा रेख्ता। रेख्ता जो है खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप आंसर जानते होंगे तो जरूर आप हमसे पहले आंसर कमेंट करते चलिए। लाइव सेशन में यदि आप जुड़े हुए हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बीपीएससी TRE से संबंधित हमारे इस चैनल पर कुल मिलाकर के 500 से भी अधिक वीडियोज उपलब्ध कराए गए हैं, हर सब्जेक्ट का अलग अलग प्रकार के, तो आप उसको देख सकते हैं। आइए पहले प्रश्न आगे देखते हैं। दूसरा नंबर, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। और अगला नंबर प्रश्न ये रहेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहेगा और प्रश्न देख लीजिएगा। गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? तो गोवा की स्वीकृत राजभाषा यदि आपको एग्जाम से पूछ दे तो इसका सही आंसर तीसरे का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कोंकणी। याद रखेंगे गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है? तो निम्नलिखित में से गोवा की स्वीकृत भाषा कोंकणी है। आगे बढ़ते चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चौथा नंबर प्रश्न देख लीजिए। कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की जो भाषा थी उसको सदुकड़ी के नाम से जाना जाता है। बीपीएससी TRE 1, 2 और 3 में ये क्वेश्चंस रिपीटेड किए गए हैं सब। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप निम्नलिखित में से क्या है? पांचवे का सही आंसर है कि वर्तमान जो हिंदी जो है वो प्रचलित रूप है वो खड़ी बोली का है। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप पूछ दिया जाए तो आप उसको जो है खड़ी बोली जरूर कहिएगा। आइए छठा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है वह किस भाषा परिवार की भाषा है? तो छठे का ऑप्शन नंबर ए, यह भारोपीय परिवार का जो है वो भाषा है। आज जो है आज के सेशन में हम हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं। कल जो होगा इसका जो कंटेंट होगा वो बदल जाएगा, इसके टॉपिक बदल जाएंगे और कल जो है मात्रा, ध्वनि इत्यादि से क्वेश्चन सेट किए जाएंगे। तो ये दूसरा सेट है। 7वां नंबर क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी किसको कहते हैं? यानी कि हिंदी की आदि जननी निम्नलिखित में से कौन है? तो हिंदी की आदि जननी अगर पूछ दे एग्जाम्स में तो संस्कृत को कीजिएगा कि संस्कृत जो है वह हिंदी की आदि जननी के नाम से जानी जाती है। 8वां नंबर प्रश्न है कि राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, बीपीएससी TRE 1 में पूछा भी गया था, राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? तो 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखें 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का प्रथम गठन कब हुआ था? वह 1955 ईस्वी में। ठीक है। 9वां नंबर प्रश्न है आपके सामने, अरबी लिपि लिखी जाती है। तो अरबी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो अरबी लिपि जो होती है वह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी कि इधर से इधर लिखने का काम चलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका एक बार फिर से आंसर हो जाएगा। लीजिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न कहता है कि पंजाबी किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी जो भाषा होता है उसको लिखने का लिपि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पंजाबी लिपि जो है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट आंसर कमेंट कर सकते हैं। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जो है मान्यता मिली, वह कब दिया गया था यह मान्यता? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। 1967 ईस्वी में सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में भारत की जो 8वीं अनुसूची है, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, उसमें जगह मिली हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? इसको पहले ही बता दिया, 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषाएं हैं। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा निम्नलिखित में से कौन से है, जो ऑप्शंस में दिया गया। तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो है सुमेरियन को माना जाता है। याद रखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। आगे बढ़ते चलते हैं, 14वां नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसको माना जाता है। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो माने जाएंगे 14 का ऑप्शन नंबर बी, बीजी खड़े को राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन सी है। तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो सही आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन नंबर बी, बांग्ला। याद रखेंगे, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली दूसरी भाषा कौन है, बांग्ला। कभी कभी आंकड़ा देखेंगे जब बांग्ला नहीं रहेगा तो तेलुगु आप कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलते हैं, 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि देव भाषा कौन सी है। याद रखिएगा, देव भाषा किसको कहा जाता है। तो संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। 16 का ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, संस्कृत को देव भाषा कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ब्रज भाषा किस लिपि में लिखी जाएगी। 17 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रज भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है। तो सबसे पहले भाषा का जो प्रयोग हुआ है वह किस रूप में हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी, यह सांकेतिक रूप में हुआ। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ। तो सबसे पहले सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा निम्नलिखित में से किसको मानी जाएगी। तो भारत की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को मानी जाती है। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे। आइए 20वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है। तो भारत की राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। 20वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रभाषा हिंदी है, क्योंकि यह मैक्सिमम लोगों के द्वारा बोली जाती है। इसको कल भी मैंने बताया था। भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है। तो भाषा के लिखने के ढंग को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, उसको लिपि के नाम से जानते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 22वां नंबर प्रश्न है कि भाषा साधक है। तो भाषा किस चीज का साधक है। सही आंसर है अभिव्यक्ति का। भाषा जो है एक प्रकार का साधन है जो इसके द्वारा आप अपने अभिव्यक्ति को किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली हुई है, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी जो हिंदी है उसको किस अपभ्रंश से निकाला गया है। तो अर्धमागधी जो अपभ्रंश है उससे पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। 23 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है, ठीक है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है। 24वें का सही आंसर है कि ब्रज भाषा का विकास जो है वो सौरसेनी से हुआ है, ठीक है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ, सौरसेनी। आप बिल्कुल याद रखिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लगातार आराम आराम से पढ़िए, समय है और हम आपको एक से बढ़कर एक वीडियो दे देंगे। बस आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई दिक्कत होता है तो जरूर जो व्हाट्सअप नंबर है जो चल रहा है इस पर आप जो है PDF ई बुक ले सकते हैं। हिंदी का, इंग्लिश का हो, इंग्लिश हिंदी का हो, या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, किसी भी तरीके से कोई PDF ई बुक चाहिए तो PDF ई बुक BPSC TRE से संबंधित हमारे चैनल पर है, स्क्रॉल हुए नंबर पर आप ले लीजिएगा। पद्मावत की भाषा निम्नलिखित में से क्या है। 25वें का सही आंसर है पद्मावत की भाषा अवधी, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलते 26 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप है। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप निम्नलिखित में से क्या है। 26 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। आधुनिक जो देवनागरी है उसका प्राचीन रूप ब्राह्मी कहलाती है। 27वां नंबर क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था। देवनागरी लिपि में सुधारों का सबसे आरंभिक प्रयत्न किसके द्वारा किया गया। 27 का ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न जो है वह बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से किया गया है। आगे 28 नंबर प्रश्न है कि भाषा की उत्पत्ति किस धातु से हुई है। भाषा की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किस धातु से हुई है। राइट आंसर हो जाएगा भाषा की उत्पत्ति जो है वह भास धातु से हुई है। भास मूर्धन्य स और हलंत दिया हुआ है, ठीक है।
29 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि हिंदी के उपभाषाओं की संख्या 5, हालांकि कुल मिलाकर के हम इसको 12 समझेंगे। आइए बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया है? ठीक है, भारत की राजभाषा को कब स्वीकार किया गया है? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की राजभाषा को स्वीकार किया गया, जिसे हम लोग हिंदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन आपके पास उपस्थित कराए जा रहे हैं। कोई भी समस्या अगर आती है तो आप जरूर हमें समस्या आप अपना हमारे पास जरूर आप रखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 343 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के बोलियों की कुल मूल संख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो हिंदी भाषा के बोलियों की कुल जो मूल संख्या है वह कितनी हो जाएगी? 32 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि मालवी हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो मालवी जो हिंदी है वह किस उपभाषा के अंतर्गत रखी जाएगी? सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर डी, यह पूर्वी हिंदी का एक रूप है। तो मालवी हिंदी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी जो बोली है उसको किस हिंदी के अंतर्गत हम लोग रखेंगे? उसका 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास सी, पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी के अंतर्गत आएगी? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी। लीजिए 35 नंबर क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? प्रश्न है कि नेपाली भाषा को हम लोग किस लिपि में लिखते हैं? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा कि नेपाली भाषा जो है उसको हम लोग देवनागरी लिपि में लिखते हैं, यानी कि अभी बाएं से दाएं लिखा जाता है। आइए अगला बढ़ते चलते 36 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में कौन सी है? निम्नलिखित में से किसको हम लोग राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं? 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बहुसंख्यक देशवासियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम लोग राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, राष्ट्रभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बहुसंख्यक देशवासियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कि खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? खड़ी जो बोली है वह किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे, खड़ी बोली किस हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो सही आंसर है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली को रखा गया है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति जो है वो आखिर किस शब्द से आपको देखने के लिए मिलती है? 38 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु से। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो सिंधु से हिंदू शब्द की उत्पत्ति देखने को मिलती है। 39 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? प्रश्न आपके सामने कि संविधान में हिंदी को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो 39 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा कि हिंदी एक प्रकार का राजभाषा है, ऐसा संविधान में कहा गया है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? तो देवनागरी लिपि जो है यह किस प्रकार की लिपि है, यानी इसे लिखने की कौन सी ढंग आपको बताती है? तो देवनागरी लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि को बताती है, यानी कि अक्षरों के रूप में लिखने की बातें इसमें कही गई है। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ठीक है, दिया गया जो ऑप्शंस है उसमें कौन सी राज्य है जिसकी अंग्रेजी भाषा जो है क्या है, वो राजभाषा जो है आपको ये दिखाई देती है, जैसे कि अंग्रेजी दिखाई देती। तो नागालैंड की जो भाषा है वो मूल रूप से बिल्कुल अंग्रेजी है, इसमें कोई दो राय नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज उसका अंग्रेजी ही है। देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो देवनागरी जो है उसको हम लोग भारत में किस नाम से जानेंगे? तो देवनागरी को दक्षिण भारत में किस नाम से जानते हैं? 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसको नंद नागरी के नाम से जानते हैं। तो देवनागरी को दक्षिणी भारत में नंद नागरी के नाम से जाना जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहेगा
कि कौन सी भाषा मानक भाषा नहीं मानी जाती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी भाषा है जो मानक भाषा के रूप में हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, तो अवधी भाषा जो है ये मानक भाषा नहीं है, वरना अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी से संबंधित बातें की गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते चलते हैं। 44 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन है जो बोली के संबंध में आप उसको सही नहीं ठहराएंगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा होती है, क्या ये सही नहीं है। फिर आगे कुछ ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, एक भाषा की अनेक बोलियां हो सकती है, बोली भाषा की आधारशिला है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से हम लोग को गौर से देखना होगा, बोली के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो बोली ही विकसित होकर भाषा बन जाती है, सही है। एक भाषा की अनेक बोलियां होती हैं और बोली भाषा की आधारशिला है, ये तो तीनों सही है। लेकिन बोली में केवल मौखिक साहित्य परंपरा ही होगी, ये कहना उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। यही कारण है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा, यानी आप सबों का आंसर सही हो जाएगा। अगला है, खड़ी बोली निम्नलिखित में कहाँ बोली जाती है। खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ पर बोली जाएगी। झांसी, कानपुर, मेरठ या क्या अलीगढ़, याद रखेंगे। 45वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने, खड़ी बोली निम्नलिखित में से कहाँ बोली जाएगी। तो खड़ी बोली जो है वह मेरठ में बोली जाती है। 45 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते 46 नंबर क्वेश्चन, सौर श्रेणी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। सौर श्रेणी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। 46 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि सौर श्रेणी अपभ्रंश से जिस भाषा का विकास हुआ है उसे हम लोग पश्चिमी हिंदी के नाम से जानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली निम्नलिखित में से क्या है। तो पूर्वी हिंदी की बोली जो निम्नलिखित में से हो जाएगा उसको बघेली के नाम से जानते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली क्या है, निम्नलिखित में से बघेली है। 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है कि राजस्थानी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं। राजस्थानी जो उपभाषा है उसमें कुल मिलाकर बोलियों की संख्या कितनी बताई गई है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात 4। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास जो है वह किस लिपि में हुआ है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है, ब्राह्मी लिपि में हुआ है। चलते चलाते अंतिम नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 50 क्वेश्चन एक दिन के सेट में उपलब्ध कराया जा रहा है हिंदी से, इसको ही क्लियर कर लीजिए, अंग्रेजी थोड़ा बहुत भी पढ़ लीजिएगा तो निकल जाएगा। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। खड़ी बोली का उद्भव जो अपभ्रंश के किस रूप में हुआ है। 50वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर श्रेणी का उत्तरी रूप। तो खड़ी बोली का उद्भव जो है वह अपभ्रंश के किस रूप में हुआ, उसको सौर श्रेणी के उत्तरी रूप में किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। कल मिलते हैं फिर इसी समय। शुक्रिया, जय हिंद।